किसी और का भाई बहुत तीस मार खाना, लेकिन हमें तो अपने भाई को इनकरेज करना है ना। हमें अपने भाई को इतना इनकरेज करना है कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर बने। तो पाकिस्तान के पास पैसे नहीं, और जो इंडिया ने पहले भी सप्लाई करा था, पाकिस्तानी ने बोला जनाब हम कसम खाते हैं, हमने दोनों हाथों से दुनिया को लूटा है, पहले उनको रोने का मौका दिया जाए। सबको मौका मिलेगा, बारी सबको मिलेगी। सब इमरान खान आएगा तो क्या हो जाएगा, इमरान खान आएगा तो क्या हो जाएगा। पहले इमरान खान ने क्या बोला। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, आज के दिन 2019 में पुलवामा हुआ था। एक पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकी ने बड़ी कायरतापूर्वक एक कार्रवाई करी, एक आतंकी कार्रवाई करी और हमारे 40 भाई वीरगति को प्राप्त हो गए। अगले साल यानी कि पुलवामा की पहली बरसी पे मुझे जाना था। लेथपुरा जगह है पुलवामा में जहां पे ये हुआ था अटैक। तो उसके एक दिन पहले यानी कि 13 फरवरी 2020 की बात कर रहा हूं, 13 फरवरी को मेरे पास शाम को एक कॉल आया, बड़े सीनियर ऑफिसर सीआरपीएफ के। उन्होंने बोला मेजर साहब आप जा रहे हैं, आपके अपने साथ एक पैकेट ले जा सकते हैं पुलवामा। पुलवामा में उनका मेमोरियल बन रहा था, जहां पे सारे जितने भी वीरगति को प्राप्त हुए थे हमारे भाई, उनका नाम लिखा गया और ये सब वहां पे ज्योति जलनी थी और प्रॉपर एक मेमोरियल वहां पे बन रहा था। क्या आप ये पैकेट ले जा सकते हैं? मैंने बोला ठीक है सर। मैं सवेरे सवेरे T3 पहुंचा। बहुत मुझे याद है अंधेरा था उस वक्त, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी हमारी। मैं सवेरे सवेरे T3 पहुंचा दिल्ली एयरपोर्ट और वहां पे एक सीआरपीएफ का जवान मुझे मिला। मैंने उस वरिष्ठ अधिकारी से तो ये नहीं पूछा कि सर उस पैकेट में क्या है, क्योंकि मुझसे बहुत सीनियर थे और अच्छा भी नहीं लगता मैं उनसे पूछूं। तो अचानक वो सीआरपीएफ का जवान आया। उसने बोला साहब आप ही हैं मेजर गौरवारी? ऐसे यस। तो उसने मुझे पैकेट दिया और सल्यूट करा, वापस चला गया जय हिंद बोल के। मैंने फोन करा उस अफसर को, मैंने बोला सर ये पैकेट में मैं सॉरी मैं जानना चाहता हूं क्या है। तो उन्होंने बोला कि जो 40 हमारे भाई चले गए थे सीआरपीएफ के पुलवामा में, वीरगति को प्राप्त हो गए थे, उनके गांव की मिट्टी है। तो दोस्तों उसको अपनी छाती से लगा के मैं पुलवामा ले गया। और जो मेरे साथ टीम थी, जब उनको पता लगा तो सबने बोला कि हम भी उठाएंगे इसको। तो सबने बारी बारी से उसको उठाया और उस पैकेट को ना हमने जहां पे ऊपर लगेज डालते हैं वहां पे डाला, वो पैकेट ऐसे ही गया है पुलवामा तक, राइट। और ये जो सीआरपीएफ ने मेरे लिए करा ना, बहुत बड़ा, इतनी बड़ी इज्जत मुझे कभी किसी ने दी नहीं मेरे जीवन में जितनी सीआरपीएफ ने दी है। तो आज मैं नमन करता हूं उस फोर्स को और नमन करता हूं अपने 40 भाइयों को जो वीरगति को प्राप्त हुए। बाकी लोग यार वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, आपको बिल्कुल आपका पूरा हक है, आप मनाइए वैलेंटाइन, आजाद देश है और अच्छी बात है कि आप वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं, अच्छी बात है। आपको वैलेंटाइन डे मुबारक हो, लेकिन हमारे लिए 14 फरवरी हर समय पुलवामा ही रहेगा। दोस्तों याद करिएगा उनको जिन्होंने जान दे दी आपके लिए और मेरे लिए। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, ये इट्स अ वेरी बिग थिंग। मतलब कभी सोचिए इसके बारे में। सिर्फ 40 भाई नहीं गए इस दुनिया से, 40 परिवार चले गए, एंड इट्स अ वेरी बिग थिंग, बहुत बड़ी बात है। दोस्तों अब हम आते हैं आज की खबरों पे, और खबरें कुछ इस तरीके से हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह बोला है कि 2025 तक भारत का जो डिफेंस सेक्टर है वो 3 गुना बढ़ के $5 अरब हर साल एक्सपोर्ट करेगा। The defense sector is set for a big leap, he said, and cited the homegrown fighter jet Tejas, the first indigenously designed and built aircraft carrier INS Vikrant,
Asia's largest helicopter factory in Karnataka's Tumakuru, and the country's first armored systems complex built by a private firm in Surat, as reflecting the potential of a self-reliant India eager to spread its wings and tap global opportunities. फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला, द इंडिया ऑफ टुडे थिंक्स फास्ट, थिंक्स फार एंड टेक्स क्विक डिसीजंस. द इंडिया ऑफ द 21st सेंचुरी विल नीदर मिस एन अपॉर्चुनिटी नॉर लैक इन एफर्ट. देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं ना, कई सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जो हमने बाहर, एक्चुअली क्या था कि हम लोग बाहर से हमने खूब हमारा जो आज तक रहा है, मतलब कुछ साल पहले तक, ऐसी बात नहीं है कि भारत में कुछ नहीं बनता था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बहुत कम बनता था और बड़ा आसान था. पैसा दे दिया, रूस से मंगवा लिया, राइट? पैसा दे दिया, फ्रांस से ले लिया, पैसा दे दिया उससे. अभी भी ये काम चल रहा है, बट ये काम कम हो रहा है. अचानक आप एक दिन में खत्म नहीं कर सकते. यू कांट एंड दिस इन वन डे कि नहीं आज से भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा. ऐसा हो ही नहीं सकता. कोई भी देश नहीं कर सकता, अमेरिका नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है ना? लेकिन ये कदम उठा लिया है भारत ने. और अब जो भारतीय सेना में, वायुसेना, नौसेना, ये इनफैक्ट थल सेना में जो अब सामान आ रहा है, काफी हद तक इंडिजिनस आ रहा है, यानी कि लोकली मैन्युफैक्चर्ड. आपने प्रचंड वो हेलीकॉप्टर गनशिप का नाम सुना होगा, वो आया, और विक्रांत एंड कितने और हमारे सिस्टम्स आए, धनुष वगैरह, और ये अग्नि वग्नि, ये सब. तो इसमें से कई सारे प्रोग्राम्स ना पहले से चलते आ रहे हैं, लेकिन उनको नया इम्पेटस मिला है, एक नया उसमें ऊर्जा आई है, नई एक स्फूर्ति आई है. और यही बात ये कह रहे हैं कि अब हमारे जो वेपन इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ने वाले हैं, और 2025 तक टारगेट है कि 5 अरब हर साल. उसके बाद बढ़ेगा 10, 15, 20, 25, 30 अरब. वो बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे आपकी क्वालिटी बेहतर होगी, जैसे जैसे आप खुद इस्तेमाल करेंगे और दुनिया को बोलेंगे देखो यार हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट है, वर्ल्ड क्लास है. तेजस इंडियन एयरफोर्स इज यूजिंग, राइट? तेजस इंडियन एयरफोर्स इज यूजिंग. तो फिर तेजस दूसरे भी मुल्क कहेंगे अच्छा यार आपने यू यूज्ड इट, और हमने चेक कर लिया, अच्छा है, अब हमें भी दे दो, 2-3 स्क्वाड्रन हम भी लेते हैं. तो इसी तरीके से फिर डेवलपमेंट होती है मार्केट की. एक और खबर है कि आर्मी गेट्स इट्स फर्स्ट सेट ऑफ ऑफेंसिव स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम्स, और अगली बार इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा. तो एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, ठीक है, जो ड्रोन है, और ऑफेंसिव ड्रोन. तो इंडिया का एक स्टार्टअप है बेंगलुरु में, न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज के नाम से. उसने 100 ड्रोन दिए हैं. ये छोटे छोटे ड्रोन्स हैं, इनमें हथियार लगे हैं, एक्सप्लोजिव्स लगे हैं, बॉम्ब्स या जो भी है वो लगा हुआ है. 100 ड्रोन्स इंडियन आर्मी को दिए हैं, और ये 50 किलोमीटर दूर जाके दुश्मन पे हमला कर सकते हैं. अब देखिए ना, ये मेक इन इंडिया का यही जादू है. वो बैंगलोर में वो जिन लोगों ने काम करा बैंगलोर पे, इस पे, वो लोग तो पहले भी थे ना, वो लोग तो पहले भी थे, लेकिन उनको इंकरेजमेंट मिली, उन्होंने बना के दे भी दिया इंडियन आर्मी को कि लो भाई 100 ड्रोन आप पकड़ो. अब आईएएफ कह रहा है हमें भी चाहिए, नेवी कहेगी हमें भी चाहिए, इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी नेक्स्ट आ रहा है, इंडियन आर्मी बोलेगी 100 दे दिए भाई, अब 1000 और लाओ, 1000 और लाओ. ये 50 किलोमीटर मारता है, एक काम करो, हम तुम्हें पैसा देते हैं एडवांस में, तुम अब 100 किलोमीटर पे काम करो और घातक बनाओ इनको. तो इस तरीके से लोकल इंडस्ट्रीज को डेवलप करके ही बात बनती है, वरना ये बात नहीं बनती. आपको खुद विश्वास करना पड़ेगा. जो तेजस फाइटर जेट है फॉर एग्जांपल, क्या वो दुनिया का सबसे अच्छा जेट है? ऐसा नहीं है, पर वो हमारा है, पर वो हमारा है, ठीक है. हो सकता है कि किसी और का भाई बहुत तीसमार खान हो, लेकिन हमें तो अपने भाई को इंकरेज करना है ना. हमें अपने भाई को इतना इंकरेज करना है कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर बने, वो शहर का, देश का सबसे ताकतवर बने. पूरा जो आत्मनिर्भर भारत का जो फोकस है वो है कि जो अपने हैं ना उनको अपनाओ सबसे पहले. जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज हैं जो भारत में बन रहा है उनको अपनाओ यार. बाहर से तो आता रहेगा, बाहर से टेक्नोलॉजी लो, हथियार भी लो, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन अपनों को तो अपनाओ. जो भारत नहीं बना रहा है और आपको अभी चाहिए वो आप बाहर से लोगे, लेकिन जो भारत बना रहा है उसको खुद एक्सेप्ट करो. तो ये एक बहुत अच्छा कदम है. अच्छा, हम बात कर रहे थे एयरक्राफ्ट की, तो एरो इंडिया में 2023 आपको पता है बेंगलोर में चल रहा है और बहुत जोर शोर से चल रहा है, और कई मुल्क वहां पे आए हैं. एक उसमें जो सबसे ज्यादा, जिसको कहते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज वाली चीज हो गई, जिसको देख के सब लोग पागल जैसे हो गए, वो यूएस से आया F-35. F-35 जो है उनका हवाई जहाज वो पहुंचा है, और 2 F-35 पहुंचे हैं. और एक बड़ा ड्राई सा, एक बड़ा मैटर ऑफ फैक्ट उन्होंने मैसेज दिया, लेकिन उस मैसेज को पढ़ के यहां पे हलचल हो गई. और जितने भी
एविएशन के या जितने भी ये हवाई जहाज के जो इंथुजियास्ट थे, उनमें बड़ी एक जोश की लहर दौड़ गई। उन्होंने लिखा द यूएसएएफ्स न्यूएस्ट 5th जनरेशन फाइटर्स, द stealthy supersonic multi-role F-35A Lightning II and F-35A Joint Strike Fighter will make their debut at Aero India 2023। ये यूएस कॉन्सुलेट जनरल इन चेन्नई ने ये एक अनाउंसमेंट करा। ठीक है, तो इससे काफी हलचल हो गई। क्या भारत F-35 खरीदेगा? देखिए, पता नहीं, इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता। क्या भारत को खरीदना चाहिए, मुझे यह भी नहीं पता, क्योंकि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। मुझे नहीं पता कि यह हवाई जहाज कितना अच्छा है, लेकिन मैंने नाम बड़ा सुना है और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, क्योंकि जो F-21 देने की कोशिश कर रहे थे वो एक्चुअली क्या है कि अमेरिकन कह रहे थे आप F-21 ले लो, F-21 ले लो। F-21 कुछ नहीं है, वो F-16 का थोड़ा सा एक एडवांस वर्जन है, और F-16 ऑलरेडी पाकिस्तान के पास है, तो हम F-21 क्यों लेंगे? एक मिलता जुलता सिस्टम क्यों लेंगे? आपको तो एक ऐसा जहाज चाहिए जो कि बिल्कुल अलग हो और बहुत आगे हो। ये तो लॉजिकल सी बात है। आपका दुश्मन है चाइना और आपका दुश्मन है पाकिस्तान, लड़ाई तो इन्हीं दोनों से होगी आपकी। ठीक है, आपकी भूटान और नेपाल से तो लड़ने नहीं वाले, ना आप श्रीलंका से लड़ोगे, ना आप बांग्लादेश से लड़ोगे। आपकी लड़ाई किससे होनी है? आपकी या तो चाइना से होनी है, पाकिस्तान की, उसमें प्राइमरी चाइना है। ठीक है, पाकिस्तान को तो वैसे ही निपटा देंगे, लेकिन चाइना जो है ना, दैट इज द मेन थ्रेट। और अगर आपको चाइना को काउंटर करना है, फिर आपको राफेल चाहिए, फिर आपको F-35 चाहिए। अब वो डिपेंड करता है कि सरकार और एयरफोर्स के ऊपर कि इनका क्या डिसीजन होगा F-35 को लेके। लेकिन जो लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं, मैंने एक दो वेटरन से बात करी एयरफोर्स के कल, और उन्होंने बताया कि ये कोइंसिडेंस नहीं है। उनका ऐसा मानना था कि ये F-35 का इंडिया आना है कोइंसिडेंस नहीं था, ये एक सिग्नलिंग थी, ये एक मैसेजिंग थी कि दिस इज ऑल्सो अवेलेबल टू इंडिया शुड इंडिया सो डिजायर। और पीछे बात हो रही होगी कुछ F-35 लेने के लिए, लेकिन प्लेटफॉर्म कमाल का है। भारत के किस यूज में आएगा उसके लिए आई एम नॉट द राइट पर्सन, मैं क्वालिफाइड नहीं हूं ये आपको बताने के लिए। वो कोई एयरफोर्स का फाइटर पायलट ही आपको बता पाएगा, मुझे इसके बारे में इतनी नॉलेज है नहीं। लेकिन मैंने सोचा कि खबर है, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। अच्छा जी, अच्छा। हमारे पुराने मित्र, हमारे साथी पाकिस्तान में दूध के दाम हो गए 210 रुपए लीटर, और चिकन 700 रुपए क्रॉस कर चुका है कराची में। और बहुत ज्यादा यहां पे कह रहे हैं दिक्कत है। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आते, आटा है नहीं इनके पास, चिकन विकन कहां से खा रहे हैं यार? बिना रोटी के खा रहे हो चिकन, क्या कर रहे हो? एनीवे, बेसिकली पाकिस्तान में गड़बड़ हो गई। अच्छा, मैं आपको आसान शब्दों में बता देता हूं। यहां पे तो वही लिखा हुआ है कि ये बर्ड इतने की है और ये जानवर इतने का, ये सब ये छोड़ो। बेसिकली क्या है कि दवाइयां खत्म हो गई पाकिस्तान में, ठीक है ना। जो सॉल्ट्स थे उसके, वो तो इंडिया से आते थे या कहीं और से आते थे बाहर से, वो दवाइयां बंद हो गई क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं। और जो इंडिया ने पहले भी सप्लाई करा था, पाकिस्तानी ने बोला जनाब हम कसम खाते हैं, हम आपको जो हम आपसे ले रहे हैं इसका हम आपको पैसा जल्दी से जल्दी दे देंगे। तो बेचारे इंडिया वाले भी एक्सपोर्टर थे, ये इन्होंने बोला हाँ बोल रहा है तो ठीक ही बोल रहा होगा, कागज वागज साइन करके पाकिस्तानियों ने दे दिया, उन्होंने बोला ठीक ही बोल रहा होगा। वही हो गया इनके साथ, समझ रहे हैं आप। पाकिस्तानियों ने दवाइयां तो ले ली भारत से, लेकिन भारत के जो मैन्युफैक्चरर थे, जो सप्लायर थे, उनको पैसे ही नहीं दिए और खूब दवाइयां ले ली और इनका चूना लग गया बहुत बुरी तरीके से। अब ये इंडिया में जो सप्लायर हैं वो रो रहे हैं, कह रहे हैं यार भाई साहब ये कैसे हो गया, ये किस तरीके से हो सकता है यार, आपने तो बोला था, हमारे पैसे फंस गए। तो पाकिस्तानियों ने इनसे बोला यार क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो, रो रहे हो, पैसे फंस, यहां पे पूरी दुनिया के पैसे फंसे हुए हैं, यहां पे पूरी दुनिया के पैसे फंसे हुए हैं। तुम हमारे खिलाफ अगर कंप्लेंट करना चाहते हो, हमें गालियां देना चाहते हो, हमें छितर मारना चाहते हो, तो लाइन में लगो बेटा। सबसे आगे खड़ा है IMF, उसके पीछे खड़ा है अमेरिका, उसके पीछे खड़ा है चाइना, उसके पीछे खड़ा है सऊदी अरेबिया, उसके पीछे खड़ा है UAE, और इंडिया का नंबर तो बाद में आता है। तुमसे दवाइयां ले ली, तुम रो रहे हो यार इतने $100 मिलियन तुम्हें देने थे, जितने भी देने थे दवाइयों के। हमने पूरे दुनिया को लूट रखा है, कुछ तो इज्जत दो हमें यार। हमने दोनों हाथों से दुनिया को लूटा है, पहले उनको रोने का मौका दिया जाए। सबको मौका मिलेगा, बारी सबको मिलेगी, सब रोएंगे, तुम भी छाती पीटना, लेकिन पहले अमेरिका को पीटने तो यार, फिर चीन पीटेगा, फिर सऊदी अरब पीटेगा, सबसे आगे IMF है। IMF को इन्होंने 22 बार चूना लगा दिया। IMF को पता ही नहीं लगा कि पाकिस्तान ने 22 बार कोई कैसे बेवकूफ बन सकता है, मुझे समझ में नहीं आता। पर IMF को बनाया पाकिस्तानियों ने, 22 बार बेवकूफ बनाया, 23वीं बार बना रहे थे, तब IMF ने पकड़ लिया इनकी गर्दन
और बोला कि नहीं बेटा अब नहीं, अब बहुत हो गया। ठीक है, एनीवे जो पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भी आ रहे हैं, ठीक है, वो 13.1% ईयर ऑन ईयर वो कम हो गए हैं। और इस बार रेमिटेंसेस जो जनवरी में आए पाकिस्तान में 1.9 बिलियन आए, ठीक है जी। और सबसे ज्यादा जो पैसा आया वो सऊदी अरब से आया पाकिस्तान में, जो पाकिस्तानी बाहर काम कर रहे हैं ना, वो भेजते हैं वापस घर, 407.6 मिलियन। फिर यूनाइटेड किंगडम से आया 330.4 मिलियन। फिर यूएई से आया 269.2 मिलियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स से आया 213.9 मिलियन। और गल्फ कंट्रीज से बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, इनसे आया 243 मिलियन एंड यूरोपियन स्टेट से आया 239.6 मिलियन। ये सब मिला मुलू के 1.9 बिलियन यानी कि 1.9 अरब डॉलर पाकिस्तान में जनवरी में आए। ये कम होता चला जा रहा है। अच्छा, मुझे एक बात, ये कम हो गया ज्यादा हो गया मुझे नहीं बात समझ में आ रही, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना। मैं सिर्फ सवाल है, बाहर से बंदा किसको पैसे भेजता है? अपने रिश्तेदारों को भेजेगा, दोस्तों को भेजेगा कि तुम लोग ठीक से रह लो, जो लोग भेजते हैं ना बाहर से पैसा। इतना ट्रस्ट कम हो गया है पाकिस्तानी सरकार पे कि लोगों ने रिश्तेदारों को पैसा भेजना कम कर दिया, राइट? क्योंकि वो तो डॉलर से ही भेज रहे हैं, वो तो पाउंड से भेज रहे हैं और ये भी डॉलर में है, ठीक है। यू कैन से कि डॉलर टू द रुपी का जो वो है, यू नो, द स्ट्रेंथ ऑफ द रुपी, पाकिस्तान रुपी अगेंस्ट द डॉलर, वो ऊपर नीचे हो गया। लेकिन देव स्टॉप सेंडिंग डॉलर्स, मतलब बहुत कम कर दिया पहले से। अब जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, दे डोंट बिलीव। अच्छा, ये भी बड़े जज्बाती लोग हैं ना पाकिस्तानी, देर ये कह रहे हैं कि जब इमरान खान आएगा तब हम पैसे भेजेंगे। कई लोगों से मेरी बात हुई है पाकिस्तान में, वो कहते हैं साहब उनका तो ये कहना है कि जब इमरान खान आएगा। इमरान खान आएगा तो क्या हो जाएगा? इमरान खान आएगा तो क्या हो जाएगा? पहले इमरान खान ने क्या बोला? इमरान खान ने यह बोला कि साहब बाजवा जो है, बाजवा की वजह से मुझे काम नहीं करने दिया। उसको एक बहाना मिल गया, उसने बाजवा को विलेन बना दिया, रोज बाजवा को गाली देता है। और बाजवा साहब आप क्यों बोलते हैं? आप कभी वो किसी को इंटरव्यू दे देते हैं चुपचाप किसी को, यू आर द आर्मी चीफ। आर्मी चीफ इंस्टीट्यूशन होता है, ये लफाड़िया पॉलिटिशियन दे कीप ऑन कमिंग एंड गोइंग। ये पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, यू आर द आर्मी चीफ सर, आप तो पाकिस्तानी आर्मी के चीफ थे। आप क्यों ये करके ये तो इमरान खान क्या चाहता है? इमरान खान ये चाहता है कि आपसे रिस्पॉन्स ले। इमरान खान ये, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े लोग मुझे ट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बड़े सीनियर। डब्बू ने कोशिश करी थी, मैंने तो कभी जवाब नहीं दिया डब्बू को, मजाक उड़ा देता हूं डब्बू की, बट आई नेवर रिस्पॉन्ड। इट्स बीनीथ माई दिस थिंग स्टेटस कि मैं डब्बू जैसे लोगों को, दिस रफियंस दैट आई रिस्पॉन्ड। मैं नहीं करूंगा डब्बू को रिस्पॉन्ड। मैं चौधरी फवाद की बात कर रहा हूं, मैं नहीं करता इन लोगों को रिस्पॉन्ड यार। मिनिमम अगर इमरान खान कभी करेगा तो सोचेंगे, शहबाज शरीफ करेगा सोचेंगे, ऐसा छुड़वैयों को हम रिस्पॉन्ड नहीं करते। आप क्यों लग गए सर? आप तो आर्मी चीफ थे पाकिस्तान के, साबिक आर्मी चीफ। आप क्यों इन चक्रों में पड़ रहे हो कि इसको इमरान खान को ये कर दूंगा, इमरान खान को ये कर दूंगा? इट डजंट बिहेव, यू नो, अ पर्सन ऑफ योर स्टेचर टू डू समथिंग लाइक दिस। एक और चीज मैं बोलना चाहता हूं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आईएमएफ बैठा है, अभी तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बैठा है, पहले फिजिकली बैठा था वहां पे इस्लामाबाद में। तब ये जूता लात कर रहे थे आपस में, तब ये जूता लात कर रहे थे। आईएमएफ भी सोचता होगा यार क्या है यार, ये इंसान है, लंगूर है क्या ये? मुल्क डूब रहा है, ये आपस में तू तू मैं इनकी लगी हुई है। एनीवे, तो पाकिस्तान में फंड्स की बहुत कमी है, बहुत ज्यादा लोगों ने, खुद पाकिस्तानियों ने पैसा देना कम कर दिया। और वही चीज जो मैंने बोली थी वही फिर बाकी लोगों ने भी पूछी है। याद है, मैं दो दिन पहले मैंने आपको ये बोला था कि एक बंदा गया था और तुर्की के एम्बेसी में उसने, पाकिस्तानी ने $30 मिलियन दे दिया। $30 मिलियन उसने तुर्की के एम्बेसी में दे दिया। तो मैंने उस वक्त भी सवाल पूछा था, ओ भाई उसने तुर्की के एम्बेसी, उसने खुद के एम्बेसी में क्यों नहीं दिया कि आप तुर्की को दे दो? क्योंकि उसको भरोसा था, 100% उसको यकीन था अपनी एम्बेसी पे कि ये लोग चोरी कर लेंगे पैसा। मैंने इनको पैसा दिया, 30 मिलियन गायब हो जाएगा, तुर्की पहुंचेगा ही नहीं, इसलिए उसने तुर्की को दिया। मैंने बात बोली थी, पाकिस्तानी भी यही बात बोल रहे हैं, बड़े बड़े जर्नलिस्ट उनकी यही बात बोल रहे हैं कि बॉस अब मुल्क पे भरोसा नहीं है। देखिए, एक डिबेट पे बात हो रही थी, तो सुशांत सरीन है, वो बड़ी गहरी नजर रखते हैं पाकिस्तान के ऊपर। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात बोली जो मैंने ट्वीट भी करी थी। पाकिस्तान में जो फेलियर है ना, वो सरकार का नहीं है, एक जमाने में सरकार का हुआ करता था। ये फेलियर स्टेट का है। आज की तारीख में कोई ये बोले कि पाकिस्तान में सरकार फेल हो गई, ये नहीं, पाकिस्तान फेल हो गया है। द स्टेट हैज फेल्ड। पाकिस्तान तो फेलियर 75 साल से, इस बार स्टेट फेल हो गया।
ये बात हो गई। अब मैं आपको क्या बात बता रहा था, इमरान खान ने ये बोला कि साहब ये तो बाजवा की वजह से मैं काम नहीं कर पाया, ये तो बाजवा ने मेरा हाथ रोक लिए, बाजवा ही बिग बॉस था, मैं तो कुछ भी नहीं था। तो भाई साहब अगर आप कुछ नहीं थे तो आप रिजाइन करते, कोने में बैठते। नहीं, हवस है, लालच है पावर की, इक्तदार की। खैर चलो, वो उसका अपना फंडा है, उसकी अपनी मर्जी है इमरान खान की। लेकिन हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं दूसरी चीज। अब बोला कि बाजवा सुपर पावर है, जनरल बाजवा ने मुझे काम नहीं करने दिया। अब अगर इमरान खान दोबारा आएगा इलेक्शन के बाद, जो कि होने वाला है, सारी ऐसी चीजें दिखा रही कि इमरान खान ही बनेगा प्राइम मिनिस्टर, फिर पता क्या बोलेगा, अब मैं अगले 4-5 साल इसलिए काम नहीं कर पा रहा क्योंकि शहबाज शरीफ ने सब कुछ बिगाड़ दिया। उसने तो IMF के साथ ऐसी डील साइन कर दी कि अब मैं क्या करूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। बनेगा फिर प्रधानमंत्री है पाकिस्तान का। पहली बार भी रोया था, किसी और पे इसने उंगली उठाई थी, वो बाजवा था, इस बार शहबाज शरीफ। अरे आप बताएं, मैं तो प्राइम मिनिस्टर बन गया हूं, लेकिन मैं करूं क्या, मैं कर क्या सकता हूं? सारी चीजें तो शहबाज शरीफ ने साइन कर दी IMF के साथ। अब एक बार मुल्क ने साइन कर दिया तो हमें ऑनर करना पड़ेगा, फिर वो विक्टिम कार्ड प्ले करेगा। और पाकिस्तान जैसा बॉस विक्टिम कार्ड कोई नहीं प्ले कर सकता इस दुनिया में। मैं बता रहा हूं, एक पैलेस्टीनियन करते हैं, पैलेस्टीनियन तो खैर मास्टर है, वो ट्रिपल PhD हैं, डबल PhD उनके नीचे पाकिस्तान है। ऐसा विक्टिम कार्ड, हाय 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 हम मर गए, उफ बड़ा दर्द हो रहा है, अरे दुनिया ने बड़ी साजिशें कर दी। ये हर समय रोते रहते हैं, हर समय। आप कोई भी इंटरव्यू देखिए पाकिस्तानियों, कभी खुश, दे आर नेवर हैप्पी। और ऐसा नहीं कि आज इनके मुल्क की हालत खराब है इसलिए अनहैप्पी हैं, दे वर नेवर हैप्पी इन द फर्स्ट प्लेस। ये कभी कोई अच्छी चीज नहीं बोले, हर समय रोते रहते हैं अपने कंट्री को लेके, ठीक है। और फिर अब रोना शुरू, ये इमरान खान वही काम कर रहा है। इमरान खान अब बोलेगा यार ये तो मैच फिक्स था पहले से, शहबाज शरीफ ने साइन कर दिया IMF के साथ डॉक्यूमेंट, हमने पैसा ले लिया, अब मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, बट ठीक है प्राइम मिनिस्टर हूं तो तनख्वाह तो लूंगा, प्रोटोकॉल लूंगा, और कुछ हार वार घड़ियां बढ़ियां पेन वेन चुराता रहूंगा छोटी सी, हर हफ्ते में 1-2 बाहर जाऊंगा, जो हार मिला जेब में डाला, पेन इधर जेब में डाली, डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, तो शौकाना अपना है, लूटो, ठीक है। ये इमरान खान की पॉलिसी होने वाली है। अब दोस्तों हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन और आंसर्स पर। तो भाई क्वेश्चन और आंसर्स तो ये हैं कि ये पाकिस्तानी हैं और ये यूनाइटेड किंगडम में रह रहे हैं। हमाद कहते हैं मेरा नाम है, और इन्होंने काफी लंबी सी एक चिट्ठी लिखी है। मेजर साहब, यू ब्रोक माई हार्ट जब आपने बोला कि आई एज एन इंडियन डोंट वांट सिंध फ्रॉम पंजाब। लाइक सीरियसली, वी ऑल पंजाबी, सिंधीज, मराठीज, गुजरातीज, चिल्ड्रन ऑफ इंडस वैली। और बेसिकली क्या है कि इन्होंने ये लिखा है कि आपने ये बोला है कि साहब, मैंने एक बार एक वीडियो में बोला था, तो हमाद साहब हैं, हमाद साहब ने ये बोला कि साहब आपने बोला कि हमें अखंड भारत के लिए, मैंने ये बोला था कि हमें नहीं चाहिए सिंध, हमें नहीं चाहिए पंजाब, हमें सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान चाहिए, और बाकी ऐसा है हमाद साहब। मैं आपको बताता हूं ऐसा मैंने क्यों बोला, और मैं अपनी बात पे अभी भी कायम हूं। हम लेकर क्या करेंगे सिंध, हम लेकर क्या करेंगे पंजाब? देखिए, आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन हमने बड़ी मेहनत से, खासतौर से जो भारत का किसान है, भारत की मिडिल क्लास है, इवन जो भारत के उद्योगपति हैं, जो सरमायाकार हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत करके, मेहनत करके हम अपने मुल्क को एक लेवल पे ले आए हैं। बात 22-23 करोड़ पाकिस्तानी आवाम की नहीं है, ठीक है। अगर यह मुल्क 140 करोड़ को खिला सकता है तो 160 को भी खिला लेगा। दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि वो जो 22 करोड़ आए हैं वो इतने हाईली रेडिकलाइज्ड हैं कि इस 1.4 बिलियन जो हैं, यानी कि 140 करोड़ जो हिंदुस्तानी है, उनको लेकर डुबा देंगे। दैट इज वाई। आप क्या कह रहे हैं, सिंध नहीं चाहिए भारत को, आपने ऐसा बोल दिया मेजर साहब कि हमें सिंध नहीं चाहिए। आप बिना, जो सिंध में रहते हैं लोग, उनके बिना आप सिंध दे दोगे हमें? हमें प्रॉब्लम मैन पावर की है पाकिस्तान से, हमें जमीन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो जो मैन पावर है उसको 75 साल उसके दिमाग में इतना ज्यादा गंद भरा हुआ है कि इट्स इम्पॉसिबल। आप बात नहीं कर सकते। मैं जानता हूं, मैं पाकिस्तानियों से बात करता हूं, कई लोग बड़े अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, उनका दिमाग वैसे ही फिट है, रेडिकल इस्लामिस्ट्स हैं। उनका वो हिंदू मुसलमान इतना ज्यादा है उनके दिमाग में कि ये जहर, मैं बता रहा हूं, अगर आप आज ठीक करेंगे ना तो 100 साल लग जाएंगे। इनके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे जो आएंगे वो हो सकता है नॉर्मल हो पैदा।
तो वी कैनॉट टेक सच अ रिस्क। आपने पाकिस्तानी पंजाब अपने में मिला दिया, सिंध आपने अपने में मिला दिया, भारत को ले डूबेंगे। मैं बता रहा हूं ये भारत को ले, ये चाइना को ले डूबे, चाइना के पैसे खा लिए। तो वी डोंट वांट टू गेट स्टक इन सच अ प्लेस विद सच पीपल। इट्स नॉट रिक्वायर्ड। जो हुआ सो हुआ, अब ठीक है भाई, आप अपने घर, हम अपने घर, दैट्स ऑल। ये कहते हैं मेजर साहब नमस्कार, आई एम विजय फ्रॉम हैदराबाद। इनका कहना है कि आफ्टर द यूएस अचीव्स दिस ऑब्जेक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजिंग चाइना, विल इट जॉइन फोर्सेस विद चाइना इन टाइम टू backstab India to hinder India's growth? Other methods include exploiting minority communities such as in India, something the US has done well in the past. अच्छा विजय जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल के लिए। विजय जी ऐसा है ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल कोई ये बोले ना कि चाइना को न्यूट्रलाइज कर देगा, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ख्वाब है। चाइना को आप मैनेज कर सकते हो, आप चाइना को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते, अमेरिका नहीं कर सकता। वो भी 1.4-1.5 बिलियन का मुल्क है, इट्स इकोनॉमिकली वेरी स्ट्रांग। आप किस तरीके से, इट्स द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड आज की तारीख में, ठीक है। चाइना का बुरा वक्त चल रहा है, पर ये आप चाइना को राइट ऑफ नहीं कर सकते। एंड नेवर अंडर एस्टिमेट, आई एम यूजिंग द वर्ड एनिमी विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी अपने दुश्मन को आप अंडर एस्टिमेट मत करना, है ना। ये सबसे बड़ी गलती होगी। चीन का मामला जो है वो अलग तरीके से आपको मैनेज करना। और जहां तक यूएस का है कि बैकस्टैब इंडिया, आई डोंट थिंक द यूएस विल बैकस्टैब इंडिया, लेकिन हमें भी एक चीज समझनी चाहिए, ठीक है। अचानक कोई रिपोर्ट निकलती है, अचानक कोई डॉक्यूमेंट्री निकलती है, ठीक है, अचानक रिलीजियस फ्रीडम का कोई इंडेक्स निकलता है, ये सब क्या है कि प्रेशर पॉइंट्स हैं। उनके साथ कैसे डील करना है वो मैं किसी और दिन बताऊंगा, लेकिन